नमस्कार, मैं डॉक्टर सबा सिद्दीकी हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स रायपुर में एडिशनल प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन या हिंदी में इसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। और कॉमन लैंग्वेज में जो पेशेंट से कम्युनिकेट करते वक्त हम बताते हैं इससे कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत सारे हमारे पॉपुलेशन में इसके कारण से बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए होता है कि ये पेशेंट्स में काफ़ी काफ़ी सारे डिजीजेस को काफ़ी सारे जो हेल्थ इश्यूज को ये हम को अफेक्ट करता है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ये हाइपरटेंशन से सीधा सीधा ब्लड प्रेशर का सीधा सीधा हार्ट अटैक का लेना देना है। हाइपरटेंशन से डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन उसके स्ट्रोक का होता है। तो ये है, इसी के लिए हमें हाइपरटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग सिंपल रखेंगे इस टॉपिक में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स को, ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी से ज़्यादा हम लोग इम्फेसिस देंगे क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए जानना अति आवश्यक है और कौन कौन से टॉपिक्स पे कौन कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन। क्यों समझना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन एक आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए हाइपरटेंशन का क्या ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें समझना चाहिए एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन इन द सोसाइटी, और पेशेंट के लिए भी इसको समझना ज़रूरी क्यों है। ये देखिए, हमारे पास जैसा मैंने बताया बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की समस्या है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा रहता है और लकवा हो जाता है। अब ये सारे डिजीज़ेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। अब इसमें नॉन कम्युनिकेबल का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ये ऐसा नहीं होगा, ये पटने वाली बीमारी नहीं। हिंदी में जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे पटने वाली बीमारी, मतलब कि ये एक पेशेंट से दूसरे में चला जाए। फॉर एग्जांपल आज के डेट में कोविड है, कोविड हम जाते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है और कम्युनिकेबल डिजीज़ की सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये एक से दूसरे में फैलता है। अब वो मीडियम अलग अलग हो सकता है, मगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की खास बात होती है कि हम एक ही परिवार में रह के, हम एक ही तरह के सब कुछ इन्वायरमेंट शेयर करके, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को ये परेशानी हो ही। ऑफ कोर्स इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारा जेनेटिक मेकअप और उसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल और इसी के लिए इन डिजीजेस का नाम है लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। इनको हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। अब ये लाइफ स्टाइल डिजीज से क्या मतलब है कि क्या होता है कि हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारा हमारा जीने का तरीका है, वो काफ़ी पहले से चेंज हुआ है हमारे टेक्नोलॉजी के कारण, हमारे फैसिलिटीज़ के कारण, हमारे बदलते आसपास के एनवायरनमेंट के कारण हम शहर में, गांव से ज़्यादा शहर में आ गए। ऐसे में ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं और इन सब में जो सबसे सिंगल मोस्ट प्रिडोमिनेंट लाइफस्टाइल डिजीज़ अगर कहना है वो है हाइपरटेंशन। जैसा मैंने बताया कि इसमें इसका इफेक्ट बहुत सारे डिजीज में होता है। उसके लिए एक हम बात करते हैं, सबसे एक बहुत अच्छी सी एक स्टडी की गई थी जिसको इनफैक्ट वो कंटिन्यूड है स्टडी और वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ल्ड हेल्थ के WHO के गाइडेंस में ये स्टडी चलती है। इसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, GDB, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। और इस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये जो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर है। इसमें क्या करते हैं, जब पिछले ये 1996 से स्टडी शुरू की गई और इसमें बहुत सारे, तो तब से लेकर के अब तक हमने क्या किया, बहुत सारे डिजीजेस को, बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया है। बहुत ऑलमोस्ट दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट 188 कंट्री थी, प्रोग्रेसिवली और कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं और डिजीज़ और बीमारी जुड़ती जा रही है। इसमें समय समय पे इसकी रिलीजेस आती हैं। 2012 में एक जो रिलीज आई थी, 2019 में एक रिलीज आई है। इसके हिसाब से हाइपरटेंशन एक बड़ी समस्या तो है ही, और इसका ये समस्या कितनी बड़ी है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखें। अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास ये एक ग्राफ है जहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ,
तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये लैंसेट की पब्लिश हुई हुई स्टडी है, इसमें कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स से एक तरफ तो जो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दर्शा रहा है कि कितना डेथ होता है, किसी भी डिजीज से डेथ कितनी हो रही है, और दूसरी तरफ इधर जो दिखा रहा है डिसेबिलिटी कितनी है। ओके, तो डिसेबिलिटी और डेथ दोनों के बारे में बता रहा है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डायबिटीज। हाइपरटेंशन के बाद जो इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं वो होती है डायबिटीज। अगर हम देखें इसमें कि डायबिटीज का डॉट, डायबिटीज का हमारे लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे देखें यस दिस इज डायबिटीज। सो अगर हम देखें कंपेयर करें डायबिटीज से हाइपरटेंशन को, तो हाइपरटेंशन रेड डॉट में दिया है कि क्योंकि ये रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब ये खुद से ये रिस्क फैक्टर की तरह क्यों काम करता है, क्या है, इसका मैं बताऊंगा। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो डायबिटीज़ के मुकाबले, डायबिटीज़ के कंपैरिजन में हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे इन जनरल और इंडिविजुअल पेशेंट पे, और इसका बर्डन इतना ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, इससे क्या होता है? ये क्या है कि ये हाइपरटेंशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से बहुत सारे और इंटरलिंक्ड कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण से, और इंटरेस्टिंगली ये ब्लड प्रेशर की जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी मोर्टिलिटी रेट उस हिसाब से बढ़ती जाती है। फॉर एवरी 10 to 20 mmHg rise in systolic blood pressure, mortality increases to double for same patient. But let's say एक पेशेंट है जिसकी एज 40 साल है और एक दूसरा पेशेंट है जिसकी एज 40 साल है, और दोनों का अगर हम ब्लड प्रेशर कंपेयर करें, उसका 20 mmHg ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें डबल रिस्क होगा कंपेयर के जिसमें ब्लड प्रेशर उसका उससे कम 20 mmHg कम है। तो ये इम्पैक्ट समझने के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे अगर हम देखें बाकी सारे डिजीजेस को भी देखें तो यहाँ पे स्मोकिंग है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, लेट्स टेक यस तो यहाँ देखें स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। फिर हम देखें कौन कौन से डिजीजेज इसके कारण से होती है और उससे रिलेटेड होता है। वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज, वो है सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज जिसको हम कॉमनली हार्ट अटैक के फॉर्म में जानते हैं, एक तो है, और दूसरा है सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज जिसको हम लकवा या स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिजीजेस का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है हाइपरटेंशन का इन दोनों डिजीजेस पे होता है, और यही हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें। हाइपरटेंशन को अब हम कुछ इस पे प्रिवेलेंस पे बात करते हैं। तो ये हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंस जो है वो अर्बन पॉपुलेशन, इंटरेस्टिंग एक इसमें डिवाइड है कि अर्बन पॉपुलेशन में इसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा है, मगर रूरल पॉपुलेशन भी हमारा पीछे नहीं रह रहा है। काफ़ी तेज़ी से जो ट्रेंड जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में दिखी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हाइपरटेंशन इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो इन जनरल है, जो कलेक्टिव इंडिया में हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंस है वो 29.3%, मतलब एक तिहाई पॉपुलेशन, हमारे जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके एक तिहाई पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन होता है। ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अगर कहीं किसी पॉपुलेशन के एक तिहाई में अगर कोई बीमारी होती है और जिस बीमारी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है बाकी चीज़ों पे, तो वो बीमारी काफ़ी तरीके से हमारे लाइफ को, हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन को और हमारे हॉस्पिटल के केयर को, हम सब चीज़ को अफेक्ट करती है। और इंटरेस्टिंगली कि इसमें से लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर आर लो एट 20% एंड इन अर्बन एंड 11% इन रूरल पॉपुलेशन। तो जो कंट्रोल है ब्लड प्रेशर का वो 20% है अर्बन पॉपुलेशन में, और रूरल पॉपुलेशन में सिर्फ 11% लोगों में ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। सो ये तो थोड़ी सी बेसिक्स हो गई हाइपरटेंशन के बारे में, क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्या क्या करता है, इस पर हम लोग डिटेल में आगे सब्सिक्वेंट बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाइपरटेंशन है क्या, इसको समझने के लिए लेट से हमारे पास एक पेशेंट आया और वो पूछता है डॉक्टर साहब
मुझे एक जो मेरे गांव के डॉक्टर है और जो मेरे पास रहता है या मेरा कोई जानने वाला है, उसने बताया है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, अब हाइपरटेंशन है। तो क्या वाकई मुझे हाइपरटेंशन है? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। वो स्टोरी ये है कि आपको सबको पता है हाइपरटेंशन के बारे में, लेकिन जब हमें पता नहीं थी, अभी से 100 साल पहले, और मेडिकल हिस्ट्री में 100 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है, तो अभी से 100 साल पहले की बात है, जो दुनिया का सबसे सिंगल मोस्ट सबसे मजबूत इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। उस समय भी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे सुपर पावर में से था, और यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। अब हम इसको इसको क्यों ला रहे हैं? अब हम बात करते हैं, कैन यू गेस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ब्लड प्रेशर कितना था? ये बात आज से 100 सवा 100 साल पहले थियोडोर रूजवेल्ट, he is not only the United States president, but he has got a very important historical importance also. So ऐसे प्रेसिडेंट का जब वो ओपन एक्सेस में, ओपन पब्लिक के सामने वो जब एड्रेस कर रहे थे पब्लिक को, उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड है उनके पर्सनल फिजिशियन के डायरी में, मोर देन 200/100। इतने ब्लड प्रेशर में आज हम अपने किसी भी पेशेंट को, उसको छोड़ दीजिए, किसी लोकल किसी भी पेशेंट को हम अलाउ नहीं करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, बेड रेस्ट हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए भी हम अलाउ नहीं करते हैं। और ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग आज से 100 साल पहले हाइपरटेंशन के बारे में। ऐसा क्यों था, हमने ऐसा कंसेप्ट क्यों किया? तो हमारा पुराना कंसेप्ट ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि पुराना कंसेप्ट ये था हमारा कि जो हाइपरटेंशन होता है वो ब्लड ब्लड को किसी भी ऑर्गन में पुश करने के प्रेशर को कहते हैं। ठीक है भाई, तो ब्लड को पुश करने के प्रेशर को हाइपरटेंशन जब बोले, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसका मतलब कि ऑर्गन में ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि थोड़ी सी आज के डेट में हमें लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा कैसे? ब्लड प्रेशर तो जहाँ 140 150 से ऊपर हुआ तो खतरनाक है, और वहाँ 200 और 200 ब्लड प्रेशर पे बोलते थे कि ये अच्छा है। जी हाँ, ऐसा ही था। और इनफैक्ट सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं था, जो क्लिनिकल फीचर्स उनके जो रोजवेल्ट के फिजिशियन के डायरी में लिखी थी, वो फीचर्स पल्मोनरी एडिमा के थे, चेस्ट में क्रस्ट भी आ रहा था। अब ऐसे में आज हम पेशेंट को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझते, और हमारे 100 साल पहले हम इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा क्या बदला? तो ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट में एकदम से देखा गया कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बदलाव है इस समय, और वो बदलाव थी जो हमारे अंडरस्टैंडिंग बना कि 140/90 का फिगर है। और ये फिगर जब मैं एमबीबीएस में पढ़ाई करने आया था, और जब मुझे पता, जब मैं वार्ड पोस्टिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग होती, तो शायद सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 होता है, और हाइपरटेंशन क्या होता है, तो 140/90 से ऊपर को हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये फिगर तब से चला आ रहा है, और ये अभी से नहीं है, ये अभी से 100 साल पहले है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये फिगर दिया किसने? क्या किसी डॉक्टर ने दिया? क्या कोई रिसर्च हुआ जिसमें आया ये फिगर? नहीं, ये ना डॉक्टर ने दिया, ना रिसर्च के इसमें आया। ये पता चला था जब बैंकिंग सिस्टम, जो बताया 100 साल पहले, उस समय बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, और साथ में इंश्योरेंस भी इवॉल्व हो रही थी, इंश्योरेंस सिस्टम। तो जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उन्होंने देखा कि जिसका भी ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है, उनमें इंश्योरेंस करने में उनको नुकसान हो जाता है। तो अपने आप में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि जिसका भी ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर होगा, उसको हम करेंगे नहीं, उसका हम इंश्योरेंस देंगे नहीं। अब ये बात तो उन्होंने अपने तक रखी थी, मगर धीरे धीरे करके ये बात बाकियों तक पहुंची, और ये बात अभी से 100 साल से लेकर के आज तक ये बात सच है? वो ये कि 140/90 का फिगर, 140/90 का फिगर एक मैजिक फिगर बना हुआ था। मैजिक फिगर है, मैजिक फिगर फॉर हाइपरटेंशन। तो इसमें हाइपरटेंशन के लिए एक मैजिक फिगर बना, और ये तब से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। कुछ साल पहले JNC करके, ज्वाइंट नेशनल कमिटी
अपना रिपोर्ट देती थी हाइपरटेंशन के बारे में, ताकि हमारी हाइपरटेंशन पे अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं वो करें। उन्होंने बताया 140/90 मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ये एक टारगेट है और ये एक लिमिट है जिसके ऊपर हम पेशेंट को हाइपरटेंसिव करेंगे। मगर कुछ साल पहले इसको फिर से इस पे चैलेंजेस हुए, स्टडीज आई है वो ये कह रही है कि एक ब्लड प्रेशर के ऊपर या नीचे हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, लेकिन हमें फिर भी एक लेवल चाहिए होता है बताने के लिए कि हाँ ये 140/90 से ऊपर अगर कोई है तो उसको हाइपरटेंसिव कहेंगे, इससे नीचे है तो उसको हाइपरटेंसिव नहीं कहेंगे। ठीक, और इस फिगर को भी चैलेंज किया वेस्टर्न पॉपुलेशन में, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, और जो वेस्टर्न बॉडीज हैं उन्होंने अब एक नया फिगर दिया जो कि था एनीथिंग अबव मोर देन 120/80 mm Hg एज हाइपरटेंशन। अब ये तो बात हो गई, लेकिन 140 से लेकर के 120 तक जो हम ब्लड प्रेशर के लिमिट्स को डिक्रीज करते हैं तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो बीमार नहीं था हम उसको बता देते हैं कि बीमार है। ये एक तो लॉजिस्टिक इशू, ये समस्या आई। दूसरी समस्या ये भी आई कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बॉडीज, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन है और इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी है, इन लोगों ने इस पे अग्री नहीं किया क्योंकि ये एक बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट था। खैर आज के डेट में इंडिया में और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम अभी भी एक टारगेट को लेते हैं जिसके ऊपर जिसको हम कहते हैं 140/90। इसी टारगेट ये या इससे ज़्यादा 140 या 140 से ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ लोग हो सकता है आने वाले समय में ब्लड प्रेशर को और हम कम करें। कुछ चेंजेस भी आए, जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे हमारे ब्लड प्रेशर के इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, उस चेंजेस को हम समझते हैं। तो हाइपरटेंशन को तो क्लासिफाई कर दिया हमने कि ये हाइपरटेंसिव है, ये हाइपरटेंसिव नहीं है, और उसके लिए मार्जिन रख दी 140/90। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ और टर्म्स हमने डिफाइन करी, और ये टर्म्स जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन गाइडलाइंस ऑफ हाइपरटेंशन के जो 2019 की लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से आई है, और ऑलमोस्ट ये इन सिंक है जो ग्लोबल WHO की जो डेफिनेशन है जो अभी 2020 में आई है, उससे भी मिलता जुलता है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो सबसे अच्छा हो सकता है। एक तो हुआ नॉर्मल, और ऑप्टिमल जो हुआ नॉर्मल से भी बेटर। ठीक, तो ऑप्टिमल हाइपरटेंशन जिसको डिजायरेबल हाइपरटेंशन कहते हैं वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए लेस देन 120, एनीथिंग लेस देन 120 एंड लेस देन 80। अब ये समझना है यहाँ पे, ये अपने आप है, ये किसी दवा के बिना है, दवा पे नहीं है, ये ब्लड प्रेशर का टारगेट नहीं है, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है। से अगर कोई पेशेंट आ रहा है, आपके पास आ रहा है और कहता है डॉक्टर साहब मेरा लो बीपी है, जो कि बहुत कॉमनली गांव में कोएक्स जो है सबको लेबल कर देते हैं, अरे तुमको चक्कर आ रहा है, तुमको थकान हो रही है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, और उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आता है 100 से 110/70। तो दिस इज ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, दिस इज नॉट लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब लो ब्लड प्रेशर पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को क्या कहेंगे? अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर लेस देन 130 एंड ब्लड प्रेशर लेस देन 85 एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। फिर एक और टर्म हमने यूज किया जिसको कहते हैं हाई नॉर्मल। ठीक है, अब ये हाई नॉर्मल क्या होता है? ये हाई नॉर्मल होता है अगर 130 से लेकर के 140 से कम, दैट इज 139, और 85 से लेकर के 89 के बीच में अगर किसी का ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, इसको हम कहते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब लेट्स से एक आदमी का ब्लड प्रेशर आ रहा है, नॉर्मल है, एक आदमी का ब्लड प्रेशर आ रहा है 130/88। तो अब ये ब्लड प्रेशर कौन से रेंज में हो गया? तो ये ब्लड प्रेशर हो गया हाई नॉर्मल के रेंज में। क्यों? क्योंकि इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 88 है और जो लार्जेस्ट है, जो हाईएस्ट फॉल करता है वो उसमें रखते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर इसका ब्लड प्रेशर होता 120/88,
तब भी ये इसी कैटेगरी में आता है, हाई नॉर्मल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को हम लोग अलग अलग क्लासिफाई नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई जो हाईएस्ट है, जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसमें हम पेशेंट को डाल देंगे। लेट्स से हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसका 110 बाई और ब्लड प्रेशर आ रहा है 104। हालांकि ये बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत रेयरली होता है। लेकिन अगर हम देखें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका ऑप्टिमल वाले रेंज में फॉल कर रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका स्टेज 2 हाइपरटेंशन में फॉल कर रहा है। यहाँ देखें अगर हम इसको, ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, तो पेशेंट के हाइपरटेंसिव कैटेगरी क्या होगी, यहाँ पे ऑप्टिमल बाय स्टेज 2 हाइपरटेंशन नहीं होगी, पेशेंट को हम कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंसिव। ठीक है, ये क्लियर है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंसिव टेंशन पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर। और जो हाइपरटेंशन है, हाँ, और स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, एनीथिंग अबव 140 बाई 90 इज हाइपरटेंशन। तो एक ये हाई नॉर्मल और वो तो एक हो गया, एक ये वाटर शेड एरिया है, इसके नीचे इसके नीचे हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। इससे अगर इससे अगर कम है तो हम उसको नॉर्मल प्रेशर कहेंगे। ऑफ कोर्स ये तीनों के मतलब अलग अलग हो जाएंगे कि हाँ भाई किसी का हाई नॉर्मल है मतलब इज बॉर्डर लाइन, देर आर लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और फ्रिक्वेंट ब्लड प्रेशर टेस्टिंग करनी चाहिए इन पेशेंट में। और अगर स्टेज 1 आ जाता है उसमें है तो स्टेज 1 140 90 से लेकर के 140 से लेकर के 160 से बिलो और 90 से लेकर के 99 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो हम उसको स्टेज 1 कहते हैं। अगर इससे भी ऊपर है ब्लड प्रेशर तो उसको हम स्टेज 2 ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि आइदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन इक्वल टू 100। तो अगर 160 से ऊपर है या फिर 100 से ऊपर है तो हम इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये सिवियरिटी में बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये सिवियरिटी में बांटने से ये होता है कि हम पेशेंट को क्या स्ट्रैटेजी रखना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये पेशेंट है, ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अगर हम बात करते हैं कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन से क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि पेशेंट का फेयरली आगे एडवांस हो चुका है और ब्लड प्रेशर थोड़े समय से होगा मोस्ट लाइकली, और क्लियर कट इसमें डाउट नहीं बचेगा कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव है कि नहीं है। ठीक, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम मेजरमेंट पे बात करेंगे और दूसरे पे बात करेंगे। यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में एक और चीज दिखती है, वो दिखती है हाइपरटेंशन इन एल्डरली। एल्डरली में थोड़ा सा हाइपरटेंशन यूनिकली बिहेव करता है। वो क्या होता है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बल्कि ऐसे बात करें कि एज के साथ अगर हम देखें, से एक बच्चे को फॉलो करें कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको हमने ब्लड प्रेशर लिया और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, फिर वो बढ़ता है, वो 18 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 120 130 ब्लड प्रेशर आता है, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, फिर मोटापा है और फैमिली इफेक्ट से उसका ब्लड प्रेशर 130 140 150 इस तरीके बढ़ता जाता है। इस तरीके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इनफैक्ट ट्रेंड ये होता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद 55 से 60 उम्र के एज के बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करने लगता है, मगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर ही जाता रहता है और शायद ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगता है। तो जब एज आती है 60 प्लस की तो हमें एक पैटर्न दिखता है, कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं, सो मोस्टली एल्डरली में दिखता है, इस कंडीशन को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये नेम अपने नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड मतलब सिर्फ अकेला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ओके, अब इसमें भी ग्रेडिंग होती है, इसमें भी ग्रेडिंग वही जो ग्रेडिंग उधर होती थी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, 140 से लेकर के 160 तक ग्रेड 1 में आ जाता है, स्टेज 1 ग्रेड 1 में, और ग्रेड 2 एनीथिंग जो कि 160 के अबव है। अब चूंकि आइसोलेटेड है मतलब डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे आप देखें तो डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 बोथ केसेस में है। ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन कि अगर हाँ ठीक है हमारे पास एक फिगर है, ठीक है ये पेशेंट है और इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर अभी ये इतना है, तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये हाइपरटेंसिव है। अगर हाइपरटेंसिव है तो क्या ये ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है या ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है।
यहाँ पे चीज हमेशा याद रखने वाली, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कि किसी भी इसमें जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हाइयर कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेशेंट है जिसका 170/88 ब्लड प्रेशर है, हाँ? ठीक, अगर 170/88 ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है स्टेज 2 हाइपरटेंशन में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है नॉर्मल में, और हाई नॉर्मल जिसको कहते हैं हाई नॉर्मल में फॉल कर रहा है। मगर पेशेंट की स्टेजिंग क्या होगी? पेशेंट की दो स्टेजिंग नहीं होगी, इस पेशेंट की स्टेजिंग होगी, पेशेंट इज हैविंग स्टेज 2 सिस्टमिक हाइपरटेंशन। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ डायस्टोलिक सिस्टोलिक ही नहीं, डायस्टोलिक भी बढ़ा हो सकता है। लेट्स से जैसा मैंने बताया, ओबीज लोगों में एक पैटर्न होता है इसमें भी, कि से 30-35 साल का है लेकिन मोटा है, एक्टिविटी कम है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऐसे पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर आता है तो वो ब्लड प्रेशर का एक पैटर्न ऐसा देखा गया कि उसमें डायस्टोलिक प्रीडोमिनेंटली बढ़ा रहता है। तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, लेट से एक पेशेंट आया जिसका ब्लड प्रेशर आया मेरे पास 120/102, ऐसा दिखा है, मोस्टली दिखता है। मोस्टली ये एक पैटर्न डायबिटिक हाइपरटेंसिव ओबीज पेशेंट्स में दिखता है, जो कि रिलेटिवली यंग है। इनमें जो डायस्टोलिक जो ब्लड वेसल का टोन होता है वो बढ़ा हुआ होता है, उसके कारण से इस तरह का पैटर्न आ जाता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? ये 120 तो इसका नॉर्मल आया, लेकिन डायस्टोलिक में 102 है, और ये 102 कहाँ फॉल कर रहा है? ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो अगर पेशेंट को हमने 2 बार ब्लड प्रेशर 2 अलग अलग समय पर लिया है और दोनों बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं, और ऐसे इसमें आ रहा है तो इसको हम कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन, न कि नॉर्मोटेंसिव, और देखेंगे। ठीक, ये तो बात हो गई कि क्लासिफिकेशन क्या होता है हाइपरटेंशन का। अब नेक्स्ट चीज जो और इम्पोर्टेंट होती है वो होती है टारगेट्स। क्या टारगेट रखने चाहिए? मतलब टारगेट्स का मतलब समझिए, यहाँ पे टारगेट्स का मतलब होता है कि ठीक है, एक पेशेंट को हमने डायग्नोज कर लिया कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, अब इसको हमें ट्रीट करना है। ट्रीट करने में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक, ब्रॉडली हम इसे जो भी इसमें से एक कैटेगरी लगाएं या 2 कैटेगरी लगाएं, हमें उसके ब्लड प्रेशर को कहाँ तक लाना है। उसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमें अगर लेस देन 60 ईयर्स है तो उसके लिए टारगेट अलग है, और लेस देन मोर देन 60 ईयर्स है उसके लिए टारगेट थोड़ा सा लूज रखते हैं। ऐसा क्यों है और क्या क्या उसमें जो डिटेल्स है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर का ब्लड प्रेशर टारगेट जो ट्रीटमेंट के बाद होना चाहिए वो 130 का होना चाहिए, और डायस्टोलिक का टारगेट जो होना चाहिए वो लेस देन 80 का होना चाहिए, लेस देन 80। तो ये नए गाइडलाइंस के हिसाब से है। इसमें फर्क क्या है? पहले हम क्या कर रहे थे, हमने डायग्नोज किया पेशेंट को 140 पे, लेकिन अब उसका ब्लड प्रेशर 140 के नीचे ला करके 1 से, अगर कोई तरीका होता कि हम 138 पे ला कर रोक सकते, 138 पे नहीं रोकेंगे, हम उसको फर्दर डाउन ले आएंगे। हम उसको फर्दर डाउन लाएंगे और ले करके आएंगे हम इसको हम लेकर के आएंगे लेस देन 130। समझिए, डायग्नोज किया हमने 140 एंड अबव, लेकिन उसको रिड्यूस करके हमें टारगेट रखना है ब्लड प्रेशर को, अगर हम ला सकें 130 और उससे नीचे पे रखना है। तो मतलब दवा अगर लाइफस्टाइल से अगर किसी का ब्लड प्रेशर था 154 ब्लड प्रेशर था, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया और उसका ब्लड प्रेशर घट करके आ गया 140 से नीचे आ गया, 136 आ गया, फिर भी हम ये कहेंगे कि डोंट स्टॉप, you have done a good job, you need to further decrease this, further और इसको डिक्रीज करना है, और इसको रिड्यूस करके हमें 140 से 130 से नीचे लेके आना है। ठीक, ये एक कोई भी हाइपरटेंसिव अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एक अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव जो यंग एडल्ट हाइपरटेंसिव है उसके हिसाब से। लेकिन अगर से एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर है जिसकी एज है मोर देन 60 ईयर्स,
60 ईयर्स के ऊपर वाले पेशेंट को हम एल्डरली बोलते हैं। बाय डेफिनेशन जो 60 साल से ऊपर है उसको हम बूढ़ा कहते हैं। तो बूढ़े लोगों में ये टारगेट को हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा फर्दर लूज कंट्रोल रखते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजियोलॉजी और मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, तो इसमें 130 से 140 के बीच का टारगेट रखते हैं। और जो डायस्टोलिक प्रेशर का टारगेट है 80 के 90 के बीच में हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। तो ये तो हमारे अभी के टारगेट्स हैं। मगर क्या है कि हमें हाँ 130 और 140 के बीच में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेस देन 80, बिटवीन 80 to 90 रखना है। ठीक, अब ये चीज तो समझ में आ गया टारगेट। एक बात बताता हूँ, ये शायद आपको पता ही होगी तो ये है कि जो ब्लड प्रेशर का टारगेट्स हमने अभी आपको बताया, ये नए टारगेट्स हैं। अभी से पहले मोस्टली ब्लड प्रेशर के टारगेट्स वही जो हाइपरटेंशन का था 140 और 90 का था। है? ये टारगेट्स अभी अभी रिवाइज हुए हैं इंडियन गाइडलाइंस हाइपरटेंशन में रिसेंटली, मतलब 1-2 साल काफ़ी रिसेंट कहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा हमें समझना है और इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को हम बढ़िया से कंट्रोल में रख सकें। तो ये था ब्लड प्रेशर के टारगेट्स और ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं ब्लड प्रेशर के टाइप्स क्या होते हैं और कुछ उसमें उसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हम ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं। ठीक, तो एक रैपिडली हम लोग ब्लड प्रेशर को कैसे नापना है, क्या 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 चीज़ों का ध्यान देना। आई नो आपको इस सब चीज़ को पता है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ों को हमें खास ध्यान देना पड़ता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। अब इसमें भी मेजरमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। जैसे जैसे हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जो पहले सिर्फ हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर हुआ था और वो एक ट्रेंड आदमी उससे ब्लड प्रेशर ले सकता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है, मशीनें खुद ब खुद ब्लड प्रेशर खुद से ले लेती हैं, ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं जो ब्लड प्रेशर लेने के लिए। और इसके साथ कुछ कंसेप्ट निकल के आए, उन कंसेप्ट को समझेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलग अलग जगह पे ब्लड प्रेशर लेने पे अलग अलग आता है। से एक पेशेंट का हॉस्पिटल में हम ब्लड प्रेशर लेते हैं जिसको हम क्लिनिक या ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कहते हैं। ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कन्वेंशनली हम लोग कैसे करते हैं, या तो हमारा नर्सिंग स्टाफ करता है या फिर हम खुद से ब्लड प्रेशर नापते हैं। लेकिन जब भी हम नापते हैं तो एक पेशेंट को कुछ ना कुछ हमारे से कम्युनिकेशन हो रहा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पेशेंट डरा हुआ हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपके पास आकर के बहुत कंफर्टेबल फील करता है। इन सब कारणों से उसका ब्लड प्रेशर हो सकता है फ्लक्चुएट करे, जो एक्चुअल उसकी रीडिंग है वो ना हो। मगर कन्वेंशनली हम आज तक ये वाले ही रीडिंग्स को हम लेते आए हैं। इसको हम कहते हैं ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। और थोड़ा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कह सकते हैं क्लिनिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। जो क्लिनिक में आता है या हॉस्पिटल में आता है, इनमें से जो भी होता है इसको हम ऑफिस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक, अब इसके साथ हमारे पास एक और टर्म है जिसको कहते हैं होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, HBPM। ठीक है, तो और इसको या फिर होम ब्लड प्रेशर चार्टिंग कहते हैं। चार्टिंग मतलब हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि हम चार्ट बना लें। तो ये दो तरीके से नाप सकते हैं। इसके एडिशनल कुछ और भी तरीका होता है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। उसमें एक मशीन होती है जो कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेगुलर हर कुछ इंटरवल पे रहती है और पेशेंट अपना सब काम कर रहा होता है, घर पे रहता है, टॉयलेट जाना है या फिर कुछ पढ़ाई कर रहा है या कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो भी करते हुए और उसका ब्लड प्रेशर हर समय। तो वो एक और बेटर तरीका है, लेकिन हमेशा फिजिबल नहीं होता। हमारे लिए सबसे फिजिबल तरीका जो कन्वेंशनली हम करते आए हैं वही है, और वो ये है कि पेशेंट को जब वो आपके क्लिनिक में आता है उस समय आप उसका ब्लड प्रेशर नाप लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो ये तो दो टर्म्स हो गए, लेकिन इन टर्म्स के साथ साथ अब हमें किस किस चीज़ का ध्यान देना है ये समझना है। ठीक, तो इसमें हमें जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग सब लोग ऐसे ही लेते हैं, लेकिन एक बाय कन्वेंशन कुछ चीज़ों को हमें इस पे ध्यान देना है। वो ये है कि पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में, अगर आपके पास एक लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है से 120/80
mmHg। ठीक, ये ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है किसी पेशेंट के फाइल में। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया गया होगा, और ये जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया गया होगा वो सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को लिखा गया होगा। हम और भी तरीके से ले सकते हैं ब्लड प्रेशर, लाइंग डाउन प्रेशर में ले सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में ले सकते हैं। ठीक, तो लेकिन बाय कन्वेंशन अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर लाइंग डाउन पोजीशन में लिया गया तो फिर हम उसको लिखेंगे, बीपी सिर्फ नहीं लिखा होगा, उसमें सुपाइन ब्लड प्रेशर लिखा होगा। स्टैंडिंग पोजीशन में लिया गया होगा, जो कि लाइंग डाउन स्टैंडिंग पोजीशन में जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट को कहीं पॉस्चरल हाइपोटेंशन तो नहीं है, कहीं खड़ा होने पर उसका बीपी फॉल तो नहीं होता और लाइंग डाउन पे उसका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है जिसके कारण स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो लेते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें कुछ नहीं लिखी हुई, इस पर मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब हम सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं। ठीक है, अब सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर लेते हैं, लेकिन और क्या क्या उसमें ज़रूरी होती है? उसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि पेशेंट जब बैठा हुआ है ही शुड बी सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर ऐसा होना चाहिए कि उसका बैक सपोर्टेड होना चाहिए, उसके हाथ आर्म रेस्ट पे होने चाहिए, और वो आपको सामने फेस कर रहा होना चाहिए। लेग्स उसके पाँव उसके अनक्रॉस्ड होने चाहिए, क्रॉस्ड या उठा करके पाँव नहीं रखा होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो फिर राइट आर्म सिटिंग पोजीशन, मोस्टली राइट आर्म में वो करते हैं कि राइट आर्म में ब्लड प्रेशर लिया गया होगा। ठीक, तो और अगर मेंशन्ड है या फिर आइडियली तो हमें जब किसी भी पेशेंट को जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं और पहली बार हाइपरटेंसिव डायग्नोज करने वाले होते हैं तो हम दोनों हाथ में, बेटर है कि ऑल 4 लिम्स में ब्लड प्रेशर लिया जाए। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम ये समझते हैं कि राइट आर्म सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर लिया गया होगा। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ये देखना है कि जो ब्लड प्रेशर का कफ है वो कफ हार्ट के साइज में, हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, एक तो हार्ट के लेवल पे ब्लड प्रेशर का कफ होना चाहिए, दूसरा दूसरा पेशेंट्स के हैंड्स सपोर्टेड होने चाहिए। पेशेंट के हैंड्स जैसे रेस्ट में आर्म चेयर पे सपोर्टेड होना चाहिए, जो कुर्सी के आर्म्स होते हैं उस पर सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गई पोस्चर की बात। इसके साथ साथ हमें और कुछ चीज़ों का भी ध्यान देना है। वो ये देना है कि पेशेंट अभी पिछले 30 मिनट के अंदर एक्सरसाइज नहीं किए होना चाहिए। लाइक कई बार होता है हमारे पास ऑफिस में पेशेंट आते हैं तो उनको काफ़ी कुछ झेल के आना पड़ता है। कहीं लाइन में हॉस्पिटल में है तो वो लाइन में लग करके कार्ड बनाता है, फिर उसको पता नहीं होता है कि कौन से जगह पे उसको जाना है, फिर वो उधर जाता है। और अगर वो नहीं है, अगर पीएचसी में आ रहा है जहाँ पे उससे वो सिस्टम से ऑलरेडी अवेयर है, हो सकता है वो साइकिल चला के आ रहा हो या फिर दूर से 2-4 किलोमीटर चल के आ रहा हो, मोटरसाइकिल से भी आ रहा है, तब भी वो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करके आ रहा है। तो पिछले 30 मिनट में अगर उसने किया हुआ है, हो सकता है इसका गलत रीडिंग ले लेंगे हम ब्लड प्रेशर का। तो इसी वजह से हमें ध्यान देना है कि एक्सरसाइज नहीं किया होना चाहिए। एक्सरसाइज से सिर्फ ये नहीं मतलब है जो कन्वेंशनली एक्सरसाइज हम समझते हैं, एक्सर्ट करके नहीं आया होना चाहिए। इसके साथ साथ और जो दूसरी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे स्मोकिंग से एक्यूट ब्लड प्रेशर का राइज होता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग से कैटेकोलामीन्स रिलीज होती है, तो वो जो कैटेकोलामीन्स रिलीज होती है बॉडी में, वो क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकती है, तो उससे बढ़ा हो सकता है। तो जो भी आ रहा है उसने स्मोकिंग नहीं किया हो। इसी तरीके स्टिमुलेंट कॉफ़ी और चाय या कैफिनेटेड ड्रिंक्स में कोका कोला, इन तरह की चीज़ें, या फिर अल्कोहल, इन सब से ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। तो इन ये सब पिछले 30 मिनट में पेशेंट ने नहीं लिया होना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर जिस समय हम लेते हैं उस समय हमें ये खास ध्यान देना है कि जो ब्लड प्रेशर लिया गया है एटलीस्ट 2 बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग होनी चाहिए, और दोनों का एवरेज ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। ना लोअर वाला लेना है ना हायर वाला लेना है, दोनों का एवरेज ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो हमारे लिए सबसे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से मशीन से लेना चाहिए। हमारे पास मशीनें भी बहुत सारी होती हैं, तो वो जो मशीनें होती हैं उसमें डिफरेंट तरह की मशीन होती है। जैसे कि एक मशीन हमारा सबसे कन्वेंशनल मशीन होता है जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो ये मरकरी इसमें भरी होती है। तो ये मरकरी जैसे जैसे हम प्रेशर कफ को इन्फ्लेट करते हैं उसका धीरे धीरे मरकरी बढ़ता है।
और एक लेवल पे जहाँ पे आकर के उसका पल्स चला जाता है, उससे थोड़ा सा और ऊपर करके फिर उसको नीचे करता है। तो ये मर्करी स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। दूसरा होता है एक घड़ी के डायल की तरह होता है, जिसमें सुई ऐसे प्रेशर के साथ साथ ये स्प्रिंग वाला होता है। और तीसरा होता है जिसमें एक एलसीडी स्क्रीन होती है, जिसमें नंबर्स फिगर्स डिस्प्ले होते हैं, जैसा इसमें दिख रहा होगा आपको, इस फिगर में दिख रहा है नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर को आपको डायग्नोज करना है? तो कन्वेंशनली हम हमेशा से यूज करते आए स्फिग्मोमैनोमीटर, जो मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करते आए। मगर एक तो मर्करी टॉक्सिक होती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के कारण से इजीली अवेलेबल नहीं होती है, और टॉक्सिसिटी और इन सब कारण से मर्करी अब इट इज गेटिंग फेज्ड आउट, वो हमारे यूज से निकलता चला जा रहा है, हटता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो तो इसके साथ हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो अब रिफाइंड हो गए हैं। हमारे पास दो ऑप्शन और बनते हैं। जो सेकंड वाला है, जो स्प्रिंग वाला होता है, उसको हम कहते हैं एनिरॉयड 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 इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर, एनिरॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर। और जो तीसरा होता है वो ऑसिलोमेट्रिक स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। उसमें वो टेक्निकल नाम है, हम ये कह सकते हैं सीधे ऑटोमेटिक जो मशीन्स आती हैं जो मोटर से कफ इन्फ्लेट करती हैं, वो वाली मशीन्स होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर जिसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। अब इसमें से प्रीफर किसको करना चाहिए? प्रीफर करने का एज सच कोई चॉइस नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मरकरी अगर है तो वेल एंड गुड, लेकिन मरकरी अब फेज आउट हो रहा है, ज़्यादा जगह नहीं मिल रहा है। दूसरे भी इक्वली एक्सेप्टेबल है, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो मरकरी वाले के साथ भी वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट सही होना चाहिए है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन, 6 मंथ्स में एक बार उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। जो भी कंपनी है या फिर जो भी उसका जो टेक्नीशियन है उसको कैलिब्रेट करना चाहिए, उसके एक स्टैंडर्ड मशीन से नापना चाहिए कि हाँ भाई इसका ब्लड प्रेशर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एनिरॉयड भी हम यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मशीन्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, उसमें कई सारे जनरेशन्स हैं। वो जो जनरेशन्स होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कुछ मशीन, मेरे पास एक पेशेंट मशीन लेकर का है, बोला डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब मैंने पूछा कि अच्छा दिखाओ कहाँ तुमने कैसे लिया है, तो उसने मुझे दिखाया कि उसके रिस्ट में, जैसे रिस्ट बैंड होता है उस तरह के रिस्ट में उसके एक काफ ये बैंड लग जाता है और उसके ऊपर में एक घड़ी सी चीज़ है, वो ब्लड प्रेशर बताती है। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अभी भी तीनों, चाहे तीनों में से कोई यूज कर रहे हो, सबसे पहले तो आम पे होना चाहिए। कई तो एक तो उंगली में लगा करके दिखाता था ब्लड प्रेशर, चाइनीज, आई डोंट नो, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट इस तरह के आने लगे थे, मगर ये रिलायबल रीडिंग नहीं बताते हैं। ठीक है, हमें अभी भी जो कन्वेंशनल आम के अराउंड यूज करना है वो होना चाहिए। दूसरा, ये सर्टिफिकेशन होती है। तो जब आप देखेंगे तो इन पे सर्टिफिकेशन होगी, और जो गवर्नमेंट सप्लाई में जितनी भी मशीन आती है वो भारतीय इंडियन BIS सर्टिफाइड होती है, और वो मशीन्स एक्सेप्टेबल होती है, वो बराबर देती है। प्रॉब्लम आती है, बहुत बार पेशेंट्स आपसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हर बार BP ले रहे हैं और वो अलग अलग आ रहा है। वो अलग अलग मोस्टली उसमें जो कारण होता है, एरर्स किसी भी मशीन के साथ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एरर मशीन में नहीं होती, एरर हमारे नापने के तरीके में होती है। पेशेंट आया है, बैठा है, बात कर रहा है, उसने नाप लिया। बात करेंगे तो आपके थोरस का प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। और चूंकि मशीन सेंसिटिव है, कुछ वाइब्रेशंस भी आ गए तो वो पिक कर लेगा। तो हमेशा ब्लड प्रेशर नापते समय हमें जो ध्यान देना है, सिटिंग पोजिशन में, आर्म रेस्ट में होना चाहिए, हम कंफर्टेबली बैठे हों, हमने पहले कोई भी स्टिमुलेंट ड्रिंक, अल्कोहल हो, बीड़ी हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी स्टिमुलेंट चीज़ें नहीं की होनी चाहिए, नहीं ली होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। पिछले 30 मिनट में एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए और 5 मिनट से रेस्ट में बैठा हुआ होना चाहिए पेशेंट। ये नहीं कि OPD में आया, बैठा और अपने ब्लड प्रेशर ले लिया, तो वैसे में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें समझना है ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन आपने इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें खास ध्यान देना है, वो है कफ।
जो ब्लड प्रेशर कफ होता है वो क्या होता है, उसमें एक वेलक्रो लगा होता है या फिर उसमें बांधने की दो तरीके से रहता है। अब ये जो वेलक्रो और ये जो होता है ये कपड़े की एक पट्टी रहती है, मगर आप सबने नोटिस किया होगा वो जो ट्यूब लग रही होती है वो अंदर जाकर के एक बलून में लग रही होती है, इन्फ्लेटेबल बलून होना चाहिए। अब उस बलून का एक रूल है 80 और 40 का नियम होता है। मतलब जो आर्म सरकमफ्रेंस है, यहाँ जो आर्म की टिप है वहां से लेकर के एल्बो तक के बीच में, इसमें 40% एटलीस्ट कवर करना चाहिए वो जो बलून है, वो ऊपर वाला कपड़ा नहीं, जो बलून है अंदर वाला, वो 40% ऑफ द ये कवर करना चाहिए आर्म को, और 80% ऑफ द आर्म सरकमफ्रेंस, जो आर्म का सरकमफ्रेंस है उसका 80% एटलीस्ट कवर किया होना चाहिए। तो इसमें अगर ये इससे कम होगा तो क्या होगा, बलून को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपके आर्टरी को ऑक्लूड करने के लिए। तो जो बेसिक कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर का वो बदल जाएगा कि नहीं साहब, इसमें जो ब्लड प्रेशर लिया गया होगा वो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, जो एक्चुअल से बढ़ा हुआ रीडिंग आएगा, तो फॉल्सली हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसी तरीके अगर कोई ओबीज पेशेंट है, बहुत सारे हमारे पास अब जो आते हैं एल्डरली फीमेल्स या फिर कोई मेल, उनके क्या होता है, फैट आर्म पे बहुत फैट जमा होता है, उसके कारण से आर्म बहुत मोटा हो गया होता है। वैसे में जो स्टैंडर्ड साइज कफ है वो ओबीज लोगों में उससे ब्लड प्रेशर का ओवर एस्टिमेशन के चांसेस, सॉरी अंडर, उसमें अननेसेसरली ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बताएगा, तो मतलब ओवर एस्टिमेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनका काफ पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता, और काफ कवर नहीं कर पाता तो उसके कारण से ब्लड प्रेशर वो उसमें बलून में प्रेशर ज़्यादा, एक्चुअल से ज़्यादा रीडिंग आने लगती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। इसका उल्टा भी होता है, अगर बहुत थिन बिल्ट स्किनी है तो, या फिर बच्चे में अगर हम बड़े वाले कफ से ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो उसमें ब्लड प्रेशर उसमें भी गड़बड़ आएगा, उसमें हो सकता है एक्चुअल से लो ब्लड प्रेशर आए। ठीक है, क्योंकि एक ही बलून जो है, बलून दो बार कवर कर आर्म सरकमफ्रेंस को कवर कर सकता है और कम प्रेशर में ही वो ज़्यादा अक्लूड कर सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ये मेथड हो गया, मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर टेकिंग। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट जो क्लिनिक और होम मॉनिटरिंग के बारे में। इसको समझने के लिए हमें दो तीन टर्म समझनी होगी। एक टर्म होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन और दूसरा टर्म होता है मास्क हाइपरटेंशन। ठीक है, अब ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क हाइपरटेंशन क्या होता है, ये धीरे धीरे करके अब हमारी इस पर क्लैरिटी बनने लगी है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो हमारे अपने जो उसके लिए डॉक्टर्स को ब्लेम किया गया है, ये नाम में एक डॉक्टर्स को ब्लेम किया कि जो डॉक्टर का व्हाइट कोट है उसको देख करके पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो एग्जैक्टली इसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, इससे हमें ये समझते हैं, ये नाम से ये समझते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर वैसे तो शायद घर में ठीक रहता होगा, मगर जब वो आपके क्लिनिक में आता है, जब वो वहाँ के सराउंडिंग्स को देखता है या फिर किसी भी कारण से आया है, अगर आप क्लिनिक में, वो ऐसे टहलते हुए तो आ नहीं जाता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रही होगी जिसके कारण से वो आया है, तो वो स्ट्रेस उसका बढ़ा रहता है आपके यहाँ पे आने पे। उसको इस चीज़ का भी डर रहता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बता देंगे, कौन सी बीमारी आ गई है। तो बहुत सारे उसके दिमाग में बहुत सारे इल फाउंड आइडियाज चल रहे होते हैं। दूसरा फिर आता है तो उसको स्ट्रगल करनी होती है, या हो सकता है कि हमारा स्टाफ जो उसका ब्लड प्रेशर ले रहा है तो ह्यूमन इंटरेक्शन का इमोशंस पे असर पड़ता है, और उन इमोशंस का ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है। उसके कारण से अगर ब्लड प्रेशर हाई मेजर कर लेते हैं तो फिर हम वैसे में ये कह सकते हैं कि पेशेंट को अननेसेसरली हमने बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर देख लिया, और इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको नाम दिया गया व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या हुआ कि इसको पता कैसे चलेगा, फिर अगर लेट्स से कि उसको हम उसका घर पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और वो नॉर्मल आता है, तो घर पे मेजर किया हमने ब्लड प्रेशर और ऑफिस में क्लिनिक में मेजर किया, तो दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो किसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने क्लिनिक वाले को, हॉस्पिटल वाले को? नहीं, जो क्योंकि पेशेंट घर पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका वो इन्वायरमेंट है, वो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट उसका नेचुरल इन्वायरमेंट तो नहीं है। तो इस कारण से हमें उसका जो घर का ब्लड प्रेशर है उसको एक्चुअल ब्लड प्रेशर मानना होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा और समझना होगा कि कई बार पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर होता है वो
इसके कारण से होता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के कारण से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, के कारण से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ही हो। इसका उल्टा भी एक वो देखा गया, मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें मास्क का क्या मतलब होता है, अब तो खैर मास्क अब बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं कि मास्क क्या है। तो ये जो मास्क हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि ऑफिस में हमने रीडिंग लिया, उस समय ब्लड प्रेशर तो नहीं आया, लेकिन जब हमने बार बार रिपीटेडली घर पे, ऑफिस में, उसके पेशेंट के अपने वर्क एरिया में, हमने जहाँ पे वो काम करता है उन सब जगह पे हमने ब्लड प्रेशर लिया, उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। ऐसे में क्या हुआ, इस पेशेंट का हम ऑफिस में, अगर सिर्फ हम हॉस्पिटल बीपी पे रिकॉर्ड करें तो वो ब्लड प्रेशर कभी हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, पेशेंट को हाइपरटेंसिव समझ ही नहीं पाते। तो ये हो गया मास्क्ड हाइपरटेंशन, उससे कम मिलता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन से कम मिलता है, मगर ये भी एक एंटिटी है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो जिसको हमें एड्रेस करना है, जिसको हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें। तो ये मास्क हाइपरटेंशन और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ये दो टर्म हो गए। अब इससे हम आते हैं क्लिनिक और होम मेजरमेंट पे, कैसे होम मेजरमेंट करना है, कैसे क्लिनिक मेजरमेंट करना है। क्लिनिक मेजरमेंट में मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज अगर आप पेशेंट को हाइपरटेंसिव बताने वाले हैं तो कम से कम एक बार जो शुरुआती ब्लड प्रेशर जब हम मेजर करते हैं उस समय हमें ये ध्यान देना है कि कम से कम 2 मेजरमेंट करें, 2 ब्लड प्रेशर लें। और बेटर है कि एक पेशेंट को हाइपरटेंसिव डिक्लेयर करने से पहले एक बीच में एटलीस्ट 2 अलग अलग विजिट में हमें पेशेंट को हाइपरटेंशन डिटेक्ट करना है। ठीक है, लेट से एक पेशेंट आया आपके पास, आज उसका 154/92 ब्लड प्रेशर आया, अभी तो हाइपरटेंसिव है, आपने 2 रीजन लिए और दोनों में हाइपरटेंसिव, इसी का उसका एवरेज आ रहा है, मगर हमें अभी डिक्लेयर नहीं करना हाइपरटेंसिव। हमें ये कहना है कि हाँ, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव रेंज में आ रहा है, आपको एक्चुअली हाइपरटेंशन है कि नहीं, ये हम फिर एक और गैप के बाद सेकेंड विजिट में लेंगे, और वो विजिट प्रेफरेबली 1 से 3 हफ्ते के अंदर का होना चाहिए। मतलब दोबारा से ब्लड प्रेशर लेना है वो 1 से 3 हफ्ते में दोबारा से लेना है, और इस समय जब हम ब्लड प्रेशर लेंगे अगर दोनों रीडिंग बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम हाइपरटेंसिव कह देते हैं। और इसका एक और अच्छा तरीका होता है कि अगर हम पेशेंट को किसी तरीके ये कर पाए, कन्विंस कर पाए कि वो अपने घर पे उसके ब्लड प्रेशर लेने की सुविधा हो जाए, जो मोस्टली हो जाती है कि अब जो जो मशीन आती है, जो ऑटोमेटेड मशीन आती है, वो सब यस, हाँ, ये जो मशीन्स आती हैं ब्लड प्रेशर नापने की, वो उसमें अब किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से नाप लेती है, किसी किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी कंपाउंडर या जो हम उसमें करते थे उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे में पेशेंट को हमने एक ऑटोमेटेड मशीन दे दिया और वो फिर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ब्लड प्रेशर नापेगा। ठीक है, मॉर्निंग में नापेगा, इवनिंग में नापेगा, कभी डे टाइम नापेगा, कभी अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ही नापेगा, मगर एक दिन में 2 ब्लड प्रेशर नापना है उसको, और 7 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी है। फर्स्ट डे के रिकॉर्डिंग को डिस्कार्ड कर देगा, बाकी 6 दिन के रिकॉर्डिंग को उसको ब्लड प्रेशर को रखना है अपने पास, और उस ब्लड प्रेशर के आधार पर अगर वहां पे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा आ रहा है तो हम कहेंगे पेशेंट हाइपोटेंसिव। अगर वहां पे नॉर्मल आ रहा है और ऑफिस में बढ़ा आ रहा है तो हम कह देंगे पेशेंट को शायद हाइपरटेंशन। ऑफिस में अगर बढ़ा आ रहा है और घर पे नॉर्मल आ रहा है तो हम कह देंगे पेशेंट को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन था शायद। और अगर दोनों जगह बढ़ा आ रहा है, ये बॉर्डर लाइन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या पेशेंट कन्विंस नहीं है, तो हम अच्छा होगा हम कहेंगे कि भाई तुम जाओ घर पे ऐसे ऐसे नाप लो और तुम खुद से देखो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल आ रहा है। ऐसा सिचुएशन कई बार आता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, तो आप कहिए ठीक है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो फिर अपना घर पे आप मल्टीपल टाइम नाप करके चार्ट निकाल लाओ, उसका एवरेज आप निकाल दीजिए, एवरेज जो ब्लड प्रेशर आएगा वो हमें और बेटर आइडिया देता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि कट ऑफ जो होता है वहाँ ब्लड प्रेशर का वो 10 और 5 कम होता है, ये 140 90 और 130 और 85 ये 85 हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इसका क्या, ये क्यों होता है, क्योंकि हम घर पे एवरेज ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, कई टाइम का ले रहे हैं, तो इससे जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये एक्चुअल ब्लड प्रेशर उसके सिस्टम में उसके बॉडी में है, जिसके कारण से हमें ये चीज़ पेशेंट का देखना है।
तो हमने ब्लड प्रेशर हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन सीखी, हमने ब्लड प्रेशर के टारगेट्स को सीखा, हमने ब्लड प्रेशर होम मॉनिटरिंग और ऑफिस मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर के इंपॉर्टेंस को सीखा। इसके साथ में एक और ब्लड प्रेशर का तरीका होता है जिसको कहते हैं एम्बुलेटरी। जस्ट आपको बताने के लिए एक पासिंग रेफरेंस, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब होता है चलता फिरता है। तो अगर किसी का चलते हुए ब्लड प्रेशर ले सके, और इसमें क्या करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, एक मशीन लगी होती है, इंस्टॉल्ड होती है, पेशेंट के हाथ में लगी रहेगी, और वो ऑटोमेटिकली हर कुछ फ्रिक्वेंटली ब्लड प्रेशर लेता रहेगा और वो डेटा कलेक्ट कर लेगा। इसमें अच्छी बात ये होती है कि रात का ब्लड प्रेशर भी मेजर करेगा। तो कई बार नॉर्मल पैटर्न होता है हमारा, पूरे टाइम में हमारे बहुत सारे बॉडी में साइकिल्स, क्लॉक चल रहे होते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉक है। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो इवनिंग के टाइम में होता है। उसी तरीके ब्लड प्रेशर का भी क्लॉक चल रहा है, और नाइट के टाइम में ब्लड प्रेशर यूजुअली फॉल करता है, हार्ट रेट भी फॉल करता है, बहुत सारे बॉडी के पैरामीटर्स फॉल करते हैं। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर से हम उस फॉल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अर्ली अगर किसी को हाइपरटेंशन है, जिसको ऐसे आपको देखा आपने कि हाइपरटेंशन नहीं आ रहा है लेकिन हाइपरटेंसिव चेंजेस मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही है जो बता रही है कि शायद पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, जैसे कि रेटिनोपैथी या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ऐसे पेशेंट्स में हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज़ करके ये पता कर सकते हैं। उसमें रात वाला डिप कम हो जाता है, ये एवरेज ब्लड प्रेशर हाइयर साइड पे रहता है। तो वो सारी चीज़ें हमें बता देंगे, हमें पिक करने में मदद करेंगी कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेथड्स और उसके बारे में बात कर ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का क्या मतलब होता है? ये रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन, अगर किसी को सिर्फ हाइपरटेंशन है और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, तो अल्टीमेटली पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बच्चा है हमारे पास, एक 16 साल का बच्चा है, उसमें अगर हम कहेंगे कि अब गेस करने को कहा जाए क्या इसमें ब्लड प्रेशर है, होगा क्या, ये हाइपरटेंसिव होगा क्या, तो क्या होता है, हम बोलेंगे कि नहीं, नहीं होगा, गारंटी नहीं है। देयर आर चिल्ड्रन जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा ही सिर्फ नहीं होता, बहुत बढ़ा होता है, 220 230 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 100 120 130 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मगर क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे में नहीं बढ़ा होगा। और वही हमने गेस करने को कहा जाए कि एक पेशेंट है जिसकी उम्र 60 साल है, क्या इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपको गेस करने को कहा जाए, तो आप शायद गेस करेंगे कि हाँ हो सकता है शायद बढ़ा हुआ हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज के साथ प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, नॉर्मल का भी, हाइपरटेंसिव का भी। से अगर कोई 40 साल में हाइपरटेंसिव बन गया है, तो 40 साल में और 60 साल में उसका ब्लड प्रेशर सेम 140, इसके अगर उसका 150 था 40 साल में, तो 60 साल की उम्र में 150 नहीं होगा, 170 180 तक भी बिना ड्रग्स के हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ा हमें पता है कि हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ गया, इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। ठीक, अब रिस्क फैक्टर में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो होते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और हम चेंज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम हाइपरटेंशन के आउटकम को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम हाइपरटेंशन के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होना, उनको चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई क्या क्या रिस्क है। अगर दो पेशेंट आए, लेट से मेरे पास दोनों का ब्लड प्रेशर सेम है, लेकिन एक डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सॉरी हाइपरटेंसिव तो दोनों ही है, स्मोकर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ओबीज है, और दूसरे में ये चीज़ें नहीं है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों एक समान ही जिएंगे आगे तक अगर दोनों को हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे दें? तो शायद नहीं है। तो जिनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, उनमें डेथ के चांसेस, मोर्टेलिटी के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसी के लिए हमें हर पेशेंट में जो हाइपरटेंसिव है, उन सारे पेशेंट में हमें ये देखना है क्या पेशेंट में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उससे उसके रिस्क ऑफ डेथ और उसके रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस
बढ़ जाता है। अब उसमें जो जैसा मैंने बताया कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी का एज 70 साल है तो हम उसको 50 साल कम करके नहीं ला सकते हैं। और हाइपरटेंशन 70 साल में और 50 साल की उम्र में दोनों में रिस्क अलग अलग होता है। फिर दूसरा होता है जेंडर। जनरली मेल जेंडर हैज मोर चांसेस ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन। ठीक। फिर तीसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि पेशेंट के फादर में, मदर में, भाई में, किसी में भी जो जो कॉमन जीन शेयर करते हैं उससे, उस पेशेंट के, उनमें क्या हाइपरटेंशन है। अगर वो हाइपरटेंशन है तो पेशेंट में भी हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन पेशेंट्स में जो कि प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन और या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, उन वाले पेशेंट में जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि पेशेंट के साथ वालों को हाइपरटेंशन है क्या, भाई बहन को, माँ बाप में, दादा दादी में, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन। और फिर होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेशियल डिफरेंसेस दिखता है। मतलब जो वाइट पॉपुलेशन है और जो हम ब्राउन रेसेस हैं और जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है, सब में हाइपरटेंशन के प्रिवेलेंसेस अलग होते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है कि जो कुछ मेडिकेशंस जो एक रेस पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, या टिपिकली हाइड्रोलाजीन करके एक मेडिकेशन होती है एंटी हाइपरटेंसिव, और डायरेटिक्स, दे वर्क बेटर इन अफ्रीकन पॉपुलेशन जिसको हम ब्लैक पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये रेस का इफेक्ट होता है, मगर ये मोस्टली नॉन मॉडिफाइबल, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। मगर अगर हम इनको पता कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ रिस्क ज़्यादा है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो हाइपरटेंशन से कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क मेल में ज़्यादा है। एक जिसके फैमिली में हाइपरटेंशन है उस बच्चे में रिस्क ज़्यादा है कि आगे चल के हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें इस वजह से ध्यान देना है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमें और एम्फेसिस के साथ जो चेक करना है वो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, आउटकम चेंज होगा, पेशेंट का आउटकम चेंज हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैबिट्स। और सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको शुरू वाले स्लाइड में दिखाया था, हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर फॉर डेथ और रिस्क फैक्टर फॉर जो डिसेबिलिटी। और लेकिन जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या था, वो था पेशेंट का स्मोकिंग। सो स्मोकिंग अगर किसी पेशेंट में है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके एज को तो मॉडिफाई, लेट से एक आदमी है जिसमें दो रिस्क फैक्टर हैं, एक तो 60 साल का है और वो स्मोकर है, तो एज को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन स्मोकिंग बंद करके उसको इतना फ़ायदा होने वाला है जितना फ़ायदा उसको दवा से या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से ज़्यादा फ़ायदा स्मोकिंग को कंट्रोल करने का। क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर से डेथ नहीं, हाइपरटेंशन से डेथ नहीं होती, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है। और अगर वो टोबैको ले रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स और दूसरे भी चांसेस बढ़ते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को हमें समझना है और उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करके और उनको एड्रेस करना है, उनको ट्रीट कर सकते हैं ट्रीट करना है, जो स्टॉप करा सकते हैं जैसे टोबैको उसको स्टॉप करना है। लेकिन आज के दिन का जो बड़ा प्रॉब्लम है, स्मोकिंग के लगभग बराबर का प्रॉब्लम है, वो है लाइफस्टाइल, और वो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर फिजिकल एक्टिविटी की एब्सेंस। सो सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज न्यू एज स्मोकिंग। मतलब जो 1970s और 80s में स्मोकिंग वॉज अ मेजर मीनेस, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन आज के डेट में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल, हम बहुत सारी चीज़ों से, एक्सरसाइज हमारी लाइफ से, साइकिल की जगह हमने हमारे बाइक्स और कार्स ने ले लिया है, पैदल चलने की जगह पैदल तो चलना हम भूल ही गए हैं, जो सीढ़ी चढ़ना होता था उसमें लिफ्ट और स्केलेटर आ गए। तो ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की एक्टिविटी को काफ़ी कम कर देते हैं, वो चीज़ें। तो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ अ न्यू एज स्मोकिंग। तो हमें इनकरेज करना है पेशेंट को कि एक्टिविटी बढ़ाएं, कम से कम कुछ ऐसा करें जिससे स्वेटिंग, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में। फिर उसी तरीके एक इम्पॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर स्ट्रेस है। स्ट्रेस से क्या होता है, कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं।
ये स्ट्रेस समझ लेंगे लेट से कि अगर मैं किसी से किसी से झगड़ा हो गया, उस समय स्ट्रेस हो गया, उस समय कैटेकोलामिन्स रिलीज होंगे तो उससे शूट करेगा, लेकिन वो तो टेम्पररी होता है। मगर क्या हो कि अगर कांस्टेंट किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई फिनेंशियल लॉस है, या फिर आज के डेट में अगर हम देखें कोविड के कारण से बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूस स्ट्रेस बना रहता है, उनके जॉब का प्रेशर है, उनकी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर में ज़्यादा इलनेस हो गई या डेथ हो गया, इन सब का स्ट्रेस है। ये क्या होता है, कांस्टेंट काफ़ी समय तक बना रहता है, और ये जब बना रहता है तो इससे आपके जो कैटेकोलामिन्स है वो भी, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इसमें जो जो दूसरे रिस्क फैक्टर है उसको ही बढ़ा देता है। ठीक, उसी तरीके ओबेसिटी है। ओबेसिटी बाय डेफिनेशन के जो बीएमआई होता है, अगर जो हाइट को सॉरी वेट इन केजीज को हम डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर्स से, किसी का अगर 162 सेंटीमीटर हाइट है तो 1.62 से डिवाइड करते हैं, उससे बीएमआई निकालते हैं। ठीक है, उसका जो हाइट है उसका मीटर्स में लेके उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उससे हम डिवाइड कर देते हैं, हाइट को वेट को डिवाइड कर देते हैं उससे, तो इससे बीएमआई निकल जाता है। अगर बीएमआई मोर देन 25 है तो हम कहते हैं पेशेंट ओबीज है। अगर बीएमआई मोर देन 30 है, सॉरी मोर देन 25 है तो हम कहते हैं पेशेंट ओवरवेट है। और अगर बीएमआई मोर देन 30 है तो हम कहते हैं ओबीज है। और मोर देन 35 है तो हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी है, मतलब बहुत सीवियर। मॉर्बिड मतलब होता है बीमारी, तो एक ओबेसिटी ऐसा बीमारी है, लेकिन ये एक मेजर बीमारी की तरह है। ठीक है, तो ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, तो हमें सारे हाइपरटेंसिव में ओबेसिटी भी देखनी होती है। फिर टिपिकली एक जो इंडियन प्रॉब्लम है वो है डाइट की प्रॉब्लम। तो डाइट में, टिपिकल इंडियन डाइट में हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो रिकमेंडेड डाइट होता है उसमें सॉल्ट का इंटेक जो होनी चाहिए, जो सोडियम का कंटेंट होना चाहिए 1.5 ग्राम्स होना चाहिए पर डे, सोडियम इंटेक पर पर्सन। लेकिन जो एवरेज इंडियन डाइट है, नॉर्थ हो साउथ हो, है पैन इंडिया हो, ईस्ट हो वेस्ट हो, सब जगह सब ये जो सॉल्ट का इंटेक है इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। वो ऑन एन एवरेज 8 to 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हम इंडियंस लेते हैं, सोडियम हम इंडियंस लेते हैं। तो ये हाई सॉल्ट डाइट का हमारा एक ट्रेडिशन है। तो इन सबको, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जो शायद फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर के लेवल के हैं, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, उसको हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि डाइट, ओबेसिटी, ये स्ट्रेस और लाइफस्टाइल और हैबिट्स, these are very very important to understand in that patient, क्योंकि हमें इनको आगे चल के इंटरवीन करना है। तो ये हो गई। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि जो क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरटेंशन, नो क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरटेंशन आते हैं। हाइपरटेंशन कैन बी, मार्क माय वर्ड, हाइपरटेंशन एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों में स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2 हाइपरटेंशन एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक, इसी कारण से इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर मतलब क्या, कि एक तो इसका कोई वो दिखता नहीं कि हाँ भाई पेशेंट को कुछ है, और दूसरा कि ये इतने घातक होता है कि जान भी ले सकता है। ठीक, हमारी एक कॉमन वो है कि हम समझते हैं कि अगर हेडेक हो रहा है किसी को तो हाइपरटेंसिव होगा, अगर कोई चिड़चिड़ा हो गया है तो हाइपरटेंसिव होगा। और मगर ये सारे सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं। ये हाइपरटेंशन के कारण से हो सकते हैं, ये दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को माइग्रेन है उसके कारण से हेडेक हो सकता है। इनफैक्ट हेडेक एज अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन हमें बहुत कॉशियसली लेवल करना चाहिए। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हाइपरटेंशन से हेडेक हो जाए।
ठीक है। हाइपरटेंशन जब बहुत ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर हो और सिस्टोलिक 160 170 से हो, या फिर बहुत रैपिडली बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन है, मतलब कि बहुत जल्दी से बढ़ा हुआ है, तभी ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और जो दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं कि चक्कर आना, वो भी सिम्टम्स बताया जाता है हाइपरटेंशन का, मगर चक्कर भी बहुत सारे दूसरे कारण से आते हैं जो हमारे पास जो जो कई बार हमें मिल। तो अगर किसी को, इसका कहने का मतलब है कि एक तो पहले कि अगर किसी को ये सिम्टम नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें हाइपरटेंशन नहीं है, और दूसरी तरफ अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स हैं और ये पेशेंट, लेट्स से कि ये पेशेंट को हेडेक पिछले 10 साल से था और अभी आपने डिटेक्ट किया कि हाइपरटेंसिव है, तो आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि हाइपरटेंशन के कारण से उसको पिछले 10 साल से हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो ये बताने का है। और क्लिनिकली सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक चीज है कि ये साइलेंट होता है, इसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हाइपरटेंशन इज मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। अब कुछ इंडियन सिनेरियो में हाइपरटेंशन के बारे में कुछ जो यूनिक चीजें हैं जो इंडियन सिनेरियो में हाइपरटेंशन का, उसको समझते हैं। तो जो यूनिक चीजें क्या है हाइपरटेंशन में, क्या होता है कि हाइपरटेंशन इंडियंस में वो कुछ थोड़ा सा अलग से प्रेजेंट करता है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, जिसपे हमारी पुरानी स्टडीज थी। अब हमारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और ये सब बहुत रीसेंट चीज़ें हैं। तो जैसा देखा गया कि हाइपरटेंशन स्पेशली इन इंडियन पॉपुलेशन थोड़ा अर्ली होता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन में बात करें, मोस्टली 40 साल या उसके बाद डायबिटीज़ और दूसरी बीमारी होती है और हाइपरटेंशन होता है। यहाँ ये 30 के बाद ही शुरू हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि रूरल अर्बन डिवाइड है हाइपरटेंशन में। जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें हाइपरटेंशन कंपैरेटिवली कम है, 25% है, और अर्बन पॉपुलेशन में इट गोज अप टू 33%। तो रूरल पॉपुलेशन से में भी लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल का इफेक्ट आएगा। तो लाइफस्टाइल के कारण से जो हाइपरटेंशन है, जो इसमें अर्बन और रूरल डिवाइड हो सकता है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन दोनों में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके, जो एवरेज ब्लड प्रेशर है पॉपुलेशन का, ये ब्लड प्रेशर की जो पॉपुलेशन में प्रिवेलेंस है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है उनके पॉपुलेशन में। मगर हमारे इंडियन पॉपुलेशन में और हमारे तरह कई सारे और कंट्रीज में ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है। शहरों में भी बढ़ रही है, गाँव में भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉपुलेशन में बढ़ रही है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखी गई है कि जो हमारे पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन है, उनमें क्लस्टरिंग है रिस्क फैक्टर की। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर क्या होता है वो समझना है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। यहाँ पे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की क्लस्टरिंग है, मतलब जो हाइपरटेंसिव है उसी में ज़्यादा चांसेस डायबिटीज़ होने के, उसी में ज़्यादा चांसेस मोटापा होने के, उसी में ज़्यादा चांसेस स्मोकर होने के। तो ये जो क्लस्टरिंग हो रही है इन्हीं पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन अकेला नहीं आता, ये अपने भाई बहनों के साथ ही रहता है। ठीक। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थी कि सीजनल वेरिएशन होता है, कि जो ब्लड प्रेशर है वो गर्मी में ज़्यादा और जाड़े में कम, और कुछ में जाड़े में बढ़ जाता है। और जैसा मैंने बताया कि राइजिंग एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ जनरल पॉपुलेशन, जैसा मैंने बताया था कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका धीरे धीरे करके जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है। लेकिन वेस्टर्न पॉपुलेशन का ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसका उल्टा, वेस्टर्न पॉपुलेशन में धीरे धीरे थोड़ा कम, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये चल के आगे चल के हमारे लिए ये बताता है कि हमारे लिए ये समस्या थोड़ी और बड़ी हो सकती है। मगर इन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 10% से कम लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, और 25% से कम लोग जानते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो जब तक पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, तो वो ट्रीट कैसे कराएंगे? वो दवा लेंगे ही नहीं, दवा लेने के लिए नहीं आएंगे, दवा क्या, वो दिखाने ही नहीं जाएंगे। और जो दिखाने गए भी, उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जिनका पूरी तरीके से ब्लड प्रेशर जो टारगेट्स के अंदर है। ठीक। तो ये चीज़ एक समझने वाली, मतलब इसका हमारे लिए इम्प्लीकेशन ये होता है कि हमारे पास
बहुत स्कोप है सोसाइटी में ब्लड प्रेशर को कम करने का, बहुत स्कोप है हम जो रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सके, और शायद इसी के लिए हम लोग ये क्लास भी कर रहे हैं। फिर एक वर्ड है HMOD, ठीक है। ये HMOD क्या है? हाइपरटेंशन मेडिएटेड ऑर्गन डैमेज। ये क्या होता है? ये हाइपरटेंशन मेडिएटेड ऑर्गन डैमेज क्या होती है? ये एक कंसेप्ट पहले जो इसको इसी को पहले अगर आपने शायद सुना हो तो टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते थे। टारगेट ऑर्गन डैमेज से एक कंसेप्ट निकलता था, जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन अगर किसी पेशेंट में है तो उसमें कौन से कहाँ पे वो इफेक्ट ज़्यादा करेगा? सबसे ज़्यादा वो आइज में करता है, फिर हार्ट में करता है, फिर किडनीज में करता है, ब्रेन में करता है। तो इन सारे जगहों को जो 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 सिस्टम है, जो ऑर्गन है या सिस्टम है जिनमें हाइपरटेंशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं HMOD है, हाइपरटेंशन मेडिएटेड ऑर्गन डैमेज। वो कैसे दिखता है? ब्रेन में हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी के फॉर्म में दिखता है, आइज में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फॉर्म में दिखता है, किडनीज में वही चीज हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के फॉर्म में और अल्टीमेटली एंड स्टेज किडनी डिजीज करा देता है जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। हार्ट में हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सारी चीजें होती है। तो ये जो पेशेंट्स में हो रही है इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन मेडिएटेड ऑर्गन डैमेज। तो इंडियन पॉपुलेशन में ये जो हाइपरटेंशन मेडिएटेड ऑर्गन डैमेज है वो जल्दी हो जाता है। मतलब से अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन को होने के लिए हाइपरटेंशन को अनकंट्रोल्ड 7 साल 10 साल रहना पड़ता है, वो शायद यहाँ पे 4 साल से 6 साल में ही उस लेवल का डैमेज इंडियन पॉपुलेशन में हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए और एग्रेसिवली हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ यूनिक चीज़ें थी इंडियन हाइपरटेंसिव के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाइपरटेंशन के क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कैसे हमको इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे हमको इवेलुएट करना है, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।